अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, लेकिन उससे पहले रिजिड बॉडी की डेफिनेशन वो देखिए। रिजिड बॉडी क्या होता है? ए बॉडी कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between all pair of particles of the body do not change by applying force, then it is called a rigid body। या फिर in other words, the rigid body is the one that is not deformed by force or force is acting on it। यानी एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, उसकी शेप चेंज ना हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, इस तरह की बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? रिजिड बॉडी। जैसा कि हमारी रियल लाइफ के अंदर जैसे टेबल है, चेयर है, डोर है, टैब है, पेंसिल है, शार्पनर है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप फोर्स लगाएं उनकी शेप चेंज नहीं होगी, तो ये रिजिड बॉडी है। ये डेफिनेशन याद रखनी है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स की। यानी जब फोर्स अप्लाई करती हैं तो चीज़ों में रोटेशन भी प्रोड्यूस होता है, तो वो जो रोटेशन है उसे हम टॉर्क का नाम देते हैं या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो वो देखते हैं जी। अब टॉर्क देखें, इससे फिर मैं आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी जो इसके अंदर चीज़ें वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखें, अब टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं। यानी फोर्स जब अपना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसे हम टॉर्क का नाम देते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज करें आपके पास एक नट है, तो इसको आपने टाइट या लूज़ करना है, आप स्पैनर की मदद से करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप उसको हाथ की मदद से नहीं कर सकते, आपने रोटेशन प्रोड्यूस करनी है ना, तो आप स्पैनर की मदद लेते हैं। तो यहाँ देखें, अब आप फोर्स लगाएंगे उस तरफ अपवर्ड या फिर यहाँ डाउनवर्ड, ये वो पॉइंट होगा जिसके गिर्द इस बॉडी ने रोटेट करना है। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, इस तरह जो इधर ऐसे वर्टिकली पास कर रही है। अब लाइन है तो नहीं, हम इमेजिन करते हैं एक लाइन इसमें से पास कर रही जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट करेगी, तो इसे हम नाम देते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं अभी आपको बुक से मार्क भी करवा दूंगा इसको। अच्छा, नेक्स्ट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये वो लाइन है जिसके अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसे हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इसे हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म एल से डिनोट करते हैं। और ये फोर्स आ गई। अब जो टॉर्क है वो इन दो बातों पे डिपेंड करता है। टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स पे और साथ में मूवमेंट आर्म पे। स्पैनर बड़ा होगा, इजीली रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। स्पैनर छोटा होगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर टॉर्क आता है। दैट इज बात, अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे, मूवमेंट आर्म बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। स्पैनर की लेंथ कम करेंगे, एल कम हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए आपने में भी देखा होगा, जो बड़े बड़े जो गाड़ी हैं, ट्रॉलर वगैरह होते हैं, उनके टायर का नट जब खोलते हैं तो इतना लंबे वाला जो मोमेंट आर्म वाला स्पैनर यूज़ करते हैं, इवन के वो पाँव के साथ उसको जो है ना फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मोमेंट आर्म क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब डिपेंडेंस, जो टॉर्क है वो किस बातों पर डिपेंड करता है? तो इसकी जो डिपेंडेंस है वो दो चीज़ों पे है। एक तो फोर्स पे, फोर्स ज़्यादा होगी, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरी बात मूवमेंट आर्म पे, मूवमेंट आर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जो टॉर्क है वो तब भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर दोनों ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो मैटर करती है। और इसके बाद इसका यूनिट न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और लेंथ जो मूवमेंट आर्म है उसका मीटर। तो ये बातें छोटी छोटी सी हैं, याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने टॉर्क की डेफिनेशन याद रखनी है, लाइन ऑफ एक्शन की, जो कि द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैं आपको बुक से मार्क करवा देता हूँ अभी। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन की, वो लाइन जिसके गिर्द एक बॉडी रोटेट करती है, उसके सारे पार्टिकल सर्कल पाथ में मूव करते हैं, देयर सेंटर ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, तो इसे हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। फिर आगे वो जो मूवमेंट आर्म है, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो फासला है उसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। डिपेंडेंस और फिर फार्मूला और यूनिट, ये ऐसे यूनिट इसका ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है फिर हम एग्जांपल देखते हैं 4.3।
एग्जाम्पल 4.3 देखें, उसमें कहता है मैकेनिक टाइटन द नट ऑफ ए बाईसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर स्पैनर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और आपने बताना है फाइंड द टॉर्क दैट हैज़ टाइड द नट। एक साइकिलिस्ट है, मैकेनिक है, वो साइकिल का जो है नट टाइट करने के लिए 200 फोर्स लगाता है, स्पैनर की लेंथ यूज़ करता है 15 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करें 0.15 मीटर हो जाएगी। तो आप बताएं वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन टॉर्क का फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है क्रॉस एल, तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यूज़, एफ़ की वैल्यू 200 और एल की वैल्यू 0.15, मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन मीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जी तो अब देखें, मैंने आपको भी जो समझाया है, जो उसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से करना है। कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग इन ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद ये टॉर्क की डेफिनेशन जो आपने वहाँ देखी, और साथ में ये उसकी एग्जांपल्स, टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, टर्निंग स्टॉपकॉक ऑफ द वाटर टैप, टर्निंग डोर नॉब एंड सो ऑन आर द सम एग्जांपल्स ऑफ वेयर द फोर्स प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। उसके बाद ये स्पैनर वाली एग्जांपल से आपको समझाया, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, द लाइन अलॉन्ग विच ए फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म की डेफिनेशन, the perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of force is called moment arm of the force, it is represented by L। तो ये डिफरेंस भी आता है समटाइम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट आर्म क्या होता है, लदर पूछा जा सकता है। टॉर्क इन बातों पर डिपेंड करता है। दो मैंने आपको डिटेल से समझाया, फोर्स और मोमेंट आर्म, और साथ में ये फार्मूला और ये ऐसे यूनिट टॉर्क जो है उसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। एग्जांपल कर ली। अब आगे चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं जब एक बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट करे और साथ भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट करे, उन दोनों टॉर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो बॉडी बैलेंस होती है, तो उसे हम कहते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे एक चीज़ है, जैसे बोतल, अब सिंपली एग्जांपल ले लें, घर में जो बोतल यूज़ करते हैं पानी वाली, उसका ढक्कन जब आप खोलते हैं उसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन आएगी वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और बोतल का ढक्कन खुलेगा और ऊपर की तरफ आएगा, उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, उसका रिजल्ट अपवर्ड आता है। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, जब आप बोतल का ढक्कन बंद करते हैं तो वो डाउनवर्ड जाता है बंद होते हुए, तो हम उसे कहते हैं ये क्लॉकवाइज, इसे हम नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक और एग्जांपल दी गई है, इस बच्चे के वेट की वजह से जहाँ फोर्स होगी, इस बच्चे के वेट की वजह से भी यहाँ फोर्स होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क जनरेट होगा अबाउट दिस पॉइंट। ये मोमेंट आर्म और ये भी मोमेंट आर्म, इसकी वजह से जो टॉर्क है वो देखें क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज है। इन्होंने टॉर्क बराबर होंगे तो वो झूला बैलेंस रहेगा और इजीली मूव जो झूला झूल सकेंगे। तो उसके लिए देखें, अगर तो दोनों बच्चे सेम मासिस के हैं तो डेफिनेटली वो एजिस पे बैठ के जो है ना इसको ईजिली जो है ना सी साइज कर ले, यानी कि मूव करवा सकते हैं इसको। जबकि जब एक देखें एक बच्चा बड़ा एक छोटा है, तो डेफिनेटली छोटे को हमने बिल्कुल कॉर्नर पे बिठाया, मोमेंट आर्म की वैल्यू बढ़ गई तो टॉर्क बढ़ जाएगा मोमेंट आर्म की वजह से। हाल तो उसकी फोर्स कम ही क्यों ना हो, इसकी फोर्स ज़्यादा है, इसको यहाँ नहीं बिठाएंगे क्योंकि मोमेंट आर्म भी ज़्यादा कर दिया, उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका टॉर्क इसको बराबर करने के लिए उसका मोमेंट आर्म ने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, तो उसका वेट ज़्यादा है। इस तरह बॉडी बैलेंस होगी। द बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। ये बॉडी तब बैलेंस होगी जब उसके ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये डेफिनेशन याद रखनी और ये बातें याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखें ये एक रॉड, इसके ऊपर एक बड़ी बॉल अटैच की गई है, छोटी बॉल अटैच की गई है, इनका जो ये वाला पॉइंट ओ है ये सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास का पता कैसे चलेगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे ना, बॉडी स्ट्रेट मूव करेगी इस पोजीशन से इस पोजीशन में, फिर इधर विदाउट एनी रोटेशन, उसमें किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वो स्ट्रेट मूव करेगी। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लगने से बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट रोटेशन, उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। यहाँ देखें, अगर फर्ज करें आप इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ फोर्स लगाने लग जाए तो जो रॉड है वो इस तरह से मूव करने लग जाएगा अबाउट पॉइंट दिस रेड बॉल के राउंड मूव करने लग जाएगा। या अगर इधर फोर्स लगाते हैं रेड वाली साइड पे तो ब्लू वाली बॉल के गिर्द मूव करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो
अगर आप ओ पे लगाएंगे तो फिर वो स्ट्रेट मूव करेगा। तो ओ ही क्या है इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पे फोर्स अप्लाई करें तो बहुत सिस्टम जो मूव करता है विदाउट रोटेशन, तो उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। ये डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखें एक बॉडी है वो सारे पार्टिकल से बनी होती है, हर पार्टिकल का वेट होता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, हर पार्टिकल का वेट ऐड करेंगे तो बॉडी का वेट बन जाएगा। तो बॉडी का वेट जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता हुआ फील होगा डाउनवर्ड, उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A point where the whole weight of the body appear to act vertically downward is called center of gravity of the body। तो ये भी डेफिनेशन याद रखनी है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज़ के यहाँ दिए गए हैं, जैसे एक रॉड है, रॉड के बिल्कुल मिड में होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसके बाद ये स्केयर है, स्केयर के डायगोनल ड्रा करें, एक ये डायगोनल आ गया, दूसरा डायगोनल आ गया, यहाँ जी आ गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कल है, उसका एक डायमीटर ड्रा करें, दूसरा डायमीटर ड्रा करें, जहाँ मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेक्टेंगल में भी जो है ना वो आप इस तरह ये जो रेक्टेंगल शेप है उसमें भी आपने डायगोनल ड्रा करना है, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, तो यहाँ मीट करेंगे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्रायंगल के आपने मीडियन ले लेने, हर साइड का मीडियन लेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे वो, तो डेफिनेटली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सर्कल जैसे रिंग होता है, जैसे रिंग मीन जैसे चूड़ी तुम चीज़ होती है, उसका आप दो डायमीटर ड्रा करें या मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या करना है आपने, ये ऊपर वाले पार्ट का दो डायमीटर, नीचे वाले पार्ट का दो डायमीटर, उनको फिर मिला दीजिए, मिड में बिल्कुल क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। ये कुछ ऐसी रेगुलर शेप्स हैं जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिए गए हैं, अपने याद रखने MCQs के लिए गए। जैसे ये रेक्टेंगल शेप है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ होता है, यहाँ वो डायगोनल मीट करते हैं उनके, तो ये बातें याद रखनी है MCQs के लिए। फिर इरेगुलर शेप की बॉडी की अगर बात करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे। फिर इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जितने आपको आज पढ़ाए गए, सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफरेंस भी आता है दो में, कंपैरिजन भी आ सकता है, या दो एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। अल्लाह हाफिज़।